बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने शो के अंदर जो है क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाज़ुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो गेस्ट हैं आज वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे कुछ देर के बाद। इस वक्त हमारे साथ रियाज़ुद्दीन साहब मौजूद हैं। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो आने का। क्या कहेंगे, अभी हाल ही में जो है T20 सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई, दौरे ऑस्ट्रेलिया अख्ताम पजीर हुआ, तो समझते हैं कि बहुत अच्छा साइन रहा है कि एक बड़ी टीम ने जो है पाकिस्तान का दौरा दिया और वहाँ पर कामयाब दौरा समझते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि 24 साल के बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की दुनिया क्रिकेट की नंबर 3 टीम ऑस्ट्रेलिया की सूरत में पाकिस्तान आई। और इससे पहले देखें कि इन 24 सालों में या गुज़िश्ता 20 सालों में या 15 सालों में दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक परसेप्शन थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात सही नहीं है, यहाँ पे मतलब टीमें जो हैं आना बंद कर दें। एक तो 9/11 के वाक़े के बाद ज़ाहिर है इस तरह के मामलात रहे, फिर श्रीलंकन टीम पर जो हमला हुआ था उसके बाद जो है वो हालात जो है मज़ीद ख़राब होते चले गए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ये देखें कि वैसे तो 2011 और 13 से ही किसी न किसी तरह से इंटरनेशनल खेल जो थे पाकिस्तान में बहाल होना शुरू हो गए थे, लेकिन क्रिकेट का एक सहार एक अलग है। फिर के जो बड़ी बड़ी टीमें वो इत्तेफाक से इंग्लैंड हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और ये वो टीमें हैं, ये वो ममालिक हैं जो बहुत ही सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही हसास मतलब मिजाज रखते हैं और इतनी आसानी से कहीं नहीं जाते। लेकिन इनका भी दोहरा मेयार है। आप ये देखें कि इन्हीं टीमों ने, जिनके मैंने नाम लिए, इन्होंने ख़राब हालात में भारत का भी दौरा किया, श्रीलंका के भी दौरे पर रहे, लेकिन पाकिस्तान से मुतालिक इनकी तरजीहात जो थी वो मुख्तलिफ थी। तो ये एक मतलब उनका माइंड सेट था पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन बहरहाल हमारी जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने इस सिलसिले में बहुत ही अच्छा काम किया। उनकी कुर्बानियाँ भी इस सिलसिले में शामिल रहीं, और उनके साथ साथ हमारे तालिब इल्मों की भी कुर्बानियाँ थीं, हमारे शहरियों की भी कुर्बानियाँ थीं। लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारों ने मजमूई तौर पर जिस बेहतरीन तरीके से काम किया, और फिर आपने देखा कि यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल व करम से हालात फिर ऐसे हुए कि बतदरीज 2013-14 से कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स शुरू हुई इंटरनेशनल। और फिर अब ऑस्ट्रेलियन टीम का आना जो है ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ज़ाहिर है नंबर 1 टीम है, और वो लोग जो है सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के यहाँ आने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दौरा जो वो रहे महीने 1.5 महीने यहाँ पे, वो 38 दिन का दौरा था। इंतहाई मतलब न सिर्फ दौरा पूरा कामयाब रहा, बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात सही रहे। फिर आप ये देखें कि मतलब न सिर्फ आईसीसी के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने, फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं निक होकले उन्होंने, फिर ये कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जो कोचेस थे और जितने भी कप्तान थे उन्होंने और प्लेयर्स ने, सब ने इस दौरे को बहुत अच्छा करार दिया। और उन्होंने उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अभी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा ने एक तजवीज़ आईसीसी को भेजी है, जहां पर पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो एक 4 मुल्क की सीरीज़ कराने का, तो समझते हैं ये भी एक अच्छा इक़दाम रहा इस दौरे के बाद। देखें, बिल्कुल शहज़ादा, ये इतना कामयाब दौरा था और दुनिया भर की नज़रें जो थी हमारे पाकिस्तान पर लगी थी। आपने देखा कि जब डेड विकेट जो थी पिंडी में बनी थी तो उसकी गूंज जो थी पूरी दुनिया में सुनी गई, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि वो सीरीज़ जो थी ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम को जीतना था तो कम से कम वो सीरीज़ जो थी फैसला कुन साबित हुई। अगर ये बराबर हो जाती ना तो और क्रिटिसिज्म आता विकटों के हवाले से, तो वो सीरीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने में कामयाब रही। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो प्रोफेशनल अप्रोच है उनका मतलब ये कि मेंटल टफनेस लेवल बहुत अच्छा है, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी है, उनका नर्व सिस्टम बहुत अच्छा है, और मतलब ये कि वो बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं ग्राउंड के अंदर। बहरहाल उनकी एक्सपर्टीज़ थी, उनकी प्रोफेशनल अप्रोच थी, वो जीतने में कामयाब रहे। इसी तरह से वनडे सीरीज़ जो है हमने जीता और हमने उसमें अपनी बरतरी साबित की। तो जिस तरह से हमने मतलब 348 रन का टारगेट अचीव किया, इतना बड़ा टारगेट था, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टारगेट था जो हमने अचीव किया।
T20 में मतलब वनडे सीरीज़ हमने जीत ली, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि पाकिस्तानी शायकीन के हवाले से और दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं उनके हवाले से भी कम से कम ये हुआ कि भाई अगर टेस्ट सीरीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई तो वनडे सीरीज़ जो है पाकिस्तान की टीम जीत गई, तो एक बैलेंस आ गया, दुनिया भर में एक मैसेज गया असल कि में भाई T20 फिर हम देखते थे T20 एक मैच था, उस पर फैसला होना था सीरीज़ का, तो वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया का नाम रहा, तो वनडे सीरीज़ जो है वो हमारे नाम रही, तो दुनिया भर में एक बड़ा पॉजिटिव अच्छा मैसेज गया कि पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है, उन्होंने वनडे में अगर टेस्ट में हार गए तो वनडे में उसको बराबर कर दिया। जहाँ तक T20 की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि उस पूरे T20 मैच को थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ। एक तो आपने एक दो प्लेयर्स ऐसे शामिल करने चाहिए थे जो जिनकी जस्टिफिकेशन बनती थी, जैसे इफ्तिखार थे और एक और प्लेयर थे, उनको मतलब गलत टीम में शामिल किया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें, बाबर आजम की परफॉर्मेंस इंतहाई आउटस्टैंडिंग है, वो दुनिया के कमोबेश नंबर 1 खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े जो बैटर थे दुनिया के उनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, और एक बेहतरीन मतलब ये कि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो दिया है। अब मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे कप्तान को जिसकी खुद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसको कम से कम अब ये एहसास करना चाहिए कि वो जो है मतलब जो अपने किसी प्लेयर को एकोमोडेट और फैसिलिटेट ना करे, बल्कि टीम में उस खिलाड़ी को ले जिसकी मेरिट बनती है। अगर बाबर आजम जैसे प्लेयर ने और मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस है और वो कप्तान की हैसियत से और उन्होंने अगर ये एक्ट किया तो वो मतलब मैच नहीं करेगा उनकी शख्सियत से और उनकी परफॉर्मेंस से। जिस तरह से पहले कप्तान करते रहे कि भाई अपने जो मनपसंद खिलाड़ी थे उनको वो लाते रहे। सरफराज अहमद तो एक ऐसा मतलब कप्तान था जिसने जो है मतलब कौमी मफाद पर अपने ज़ाती मफादात को कुर्बान कर दिया और उसने कहीं पे समझौता नहीं किया, मेरिट में मतलब लड़कों को रखा, लेकिन उसके साथ तारीखी ज़्यादती हुई और उसको बाहर कर दिया गया। अब जैसे T20 था तो वो हमने मतलब एक तो फील्डिंग हमारी उस दिन ख़राब थी, फिर ये कि मैं ये कहता हूँ कि चलें एक टीम कोई जीतती है एक हारती है तो वो कोई ऐसी शर्मनाक शिकस्त नहीं थी, लेकिन ये पाकिस्तान ये मैच T20 में से फाइट करके मैच हारा है, फाइट करके मैच हारा है, हाँ, फाइट करके एक तरफा हार गए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमने फाइट करके मैच हारा है। और इसमें देखें कोई एक टीम जीतती है एक हारती है, लेकिन जब आदमी लड़ के हारता है ना तो सब देखने वालों को भी पता होता है कि भाई ये लड़ के हारा। तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो हमें जीतना चाहिए था, लेकिन अगर हम हार गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब आपने जो बात की कि 4 मुल्की टूर्नामेंट सीरीज़ की, तो देखें शहजादा, ये जो हमारा PSL इतना कामयाब रहा और उसके बाद जो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ इतनी अच्छी हुई, तो इसका दुनिया भर में एक सॉफ्ट इमेज गया है और एक मतलब एक अच्छा वो कायम हुआ है। तो उसकी वजह से अब आप देखें कि ये बातें सामने आ रही हैं कि भाई 4 मुल्क की सीरीज़ में पाकिस्तान को भी एकोमोडेट करके और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ होगी। आप ये देखें कि जैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के रवायती हरीफ हैं, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी रवायती हरीफ हैं। तो मतलब ये 4 कांटे के मुकाबले देखने को मिलेंगे। यही 4 टीमें जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रवायती हरीफ और पाकिस्तान और अच्छा दुनिया में जितनी भी टीमें वो कोई किसी की रवायती हरीफ नहीं है। ये 2 टीमों के 4 टीमों के दरमियान जो है आपस में रवायती हरीफ होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सीरीज़ हो जाए, गो के इस सिलसिले में मतलब ख्याल जाहिर किया जा रहा है और जो मतलब एक हद तक कोई बात भी हुई है, लेकिन अभी कोई हतमी इसमें फैसला नहीं हुआ है। और अगर ये चीज़ हो गई तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट और पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी बात होगी और मैं समझता हूँ कि इसको होना भी चाहिए। अच्छा, एक दूसरी बात, जैसे PSL हमारी जो है कामयाब हुई है, उसका सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया है, उसके हवाले से मैं एक बात और कहूँगा। देखें, रमीज़ राजा जब आए थे PCB के चेयरमैन बन के, तो उनको मतलब आते ही इब्तदाई दिनों में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की टीम जो है कुछ दिन रह के यहाँ पर चली गई, फिर इंग्लैंड की टीम का शेड्यूल दौरा था वो यहाँ पर नहीं आई, तो वो बजाय इसके कि पाकिस्तान के हक़ में वक्ती तौर पे तो हमें लगा कि वो हमारे ख़िलाफ़ गया, लेकिन उससे दुनिया भर में हमारा मतलब है कि हमदर्दियाँ जो हैं वो बढ़ी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमदर्दियाँ बढ़ी, तो वो उल्टा हमारे लिए अच्छा हो गया। और उसी के नतीजे में आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दौरा किया और अब एक राहें जो है खुल गई हैं और दुनिया सब वापस टीमें अब दोबारा दौरा मुकम्मल करने के लिए आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम वापस आएगी, इंग्लैंड ने उसकी तस्दीक कर दी, वेस्ट इंडीज़ की टीम आएगी। तो मतलब ये अल्लाह के फजल से एक नई चीज़ जो है शुरू हो गई। अल्लाह के फजल करम से अब क्रिकेट दोबारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो पाकिस्तान में बहाल होती हुई दोबारा दिखाई दे रही है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वक्त से पहले बात हो रही थी, खासकर जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसके बाद जो है अब दीगर टीमें भी जो है जो जिन्होंने अपने दौरे मुलतवी कर दिए थे वो भी अब वापस पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने के लिए आने वाली है। तो बहुत अच्छा साइन रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 24 साल के बाद दौरा किया पाकिस्तान का, और जिसमें कामयाब दौरा हम तस्वुर कर सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो है पूरे के पूरी सीरीज़ जो है समझ लें अपने नाम की, पहले टेस्ट सीरीज़ अपने नाम की और उसके बाद T20 सीरीज़ अपने नाम की, गो के हम वनडे सीरीज़ हमने अपने नाम की। तो इसी हवाले से थोड़ी सी बात रियाज साहब से भी करेंगे। रियाज साहब, हमने ऑस्ट्रेलिया ने दो पहले टेस्ट मैच सीरीज़ अपने नाम की, उसके बाद T20 सीरीज़ नाम की, तो समझते हैं कि ये दौरा उनके लिए बड़ा कारआमद भी रहा, क्योंकि उनकी भी रैंकिंग थोड़ी सी बेहतर हुई है। देखिए शहजादा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वो तो खैर करते ही रहे, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा, नंबर 1 टीम है। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से सबसे अच्छी बात ये रही कि ये दौरा जो है कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया या जो बाहर की टीमें आती हैं, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कोई मतलब इशू नहीं बना किसी चीज़ का, वरना कोई ना कोई ऐसे मसाइल रहते थे कि मतलब कोई ना कोई इशू बन जाता था और उससे जो है सीरीज़ पे एक ख़राब असर पड़ता है। इससे पहले मोस्टली जितनी भी टीमें बाहर की आई हैं, इंग्लैंड को देख लें, न्यूजीलैंड देख लें या ऑस्ट्रेलिया की टीमें देख लें, तो कोई ना कोई या छोटा मोटा तनाज़ा जो था वो आता था, जिससे एक बड़ा मतलब एक गलत मैसेज दुनिया भर में जाता था। लेकिन ये 24 साल के बाद एक तो ये सीरीज़ हुई और पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ़ की, आपकी जो है सिक्योरिटी जो उनको मिली थी उसकी उन्होंने तारीफ़ की। यहाँ पे मतलब ये कि विकेटों पे उन्होंने इतना ज़्यादा कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, गो के छोटी मोटी बात चलती रही, लेकिन कोई इशू ऐसा नहीं बना। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर टेस्ट के बाद अगर वनडे सीरीज़ भी बराबर हो जाती या कुछ ऐसा होता तो उसमें फिर क्रिटिसिज्म आता, लेकिन ये कि वो पिंडी तक महदूद रहा, इसलिए कि वो देखिए कराची की विकेट पर भी फैसला होता दिखाई दे रहा था। हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज बराबर हो गई, लेकिन फिर लाहौर में भी जो है एक वक्त ऐसा था कि हम हावी थे, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपनी फतह हासिल की उस टेस्ट मैच के अंदर। तो विकेटों का कसूर तो अब नहीं कह सके, सिवाय डेड विकेटें जो पिंडी में बनी थी। लेकिन शहजादा ये ज़रूर है कि हमें अपनी विकेटों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हमने दुनिया की जो बाहर की बड़ी बड़ी टीमें आती हैं यहाँ पर जब वो खेलती हैं तो हमें विकेटें तो मतलब ऐसी बनानी, देखें आप यकीनन अगर आप समझते हैं कि आपके स्पिनर्स अच्छे हैं और आप उनके ज़रिए जीत सकते हैं तो आप बिल्कुल स्पिन विकेट बनाएं, लेकिन डेड विकेटें नहीं होनी चाहिए। और रमीज़ राजा जब अभी पीसीबी के चेयरमैन आए थे तो सबसे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इन्होंने इस बात पे ही सबसे ज़्यादा जोर दिया क्या था कि हम अपनी विकेटें जो हैं वो मतलब बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी टीम आई और उस पर पहले ही सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आया वो जो था विकेटों का आया, डेड विकेट, यानी पहले ही टेस्ट ऐसा हो गया कि वो जनाब डेड विकेट हो गई और उस पर मतलब रन्स के अंबार लग गया। उसका दुनिया भर में एक मैसेज अच्छा नहीं गया, लेकिन वो बाद में फिर सारी चीज़ें कवर हो गई। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा था कि अब हमें जो है ना विकेटों पे बड़ा जोर देना होगा और हमें अब जो टीमें अब आ रही हैं, आप देखें यके बाद दीगरे अब सारी टीमें यहाँ पर आएंगी, तो हमें विकेटों को जो है बड़ा मॉडरेट और सपोर्टिंग विकेटें बनानी पड़ेंगी। अगर हमने विकेटें मतलब कि सपोर्टिंग विकेटें नहीं बनाई या अच्छी विकेटें नहीं बनाई जैसे कि बननी चाहिए टेस्ट मैचेस में या वनडे में, तो फिर आप दुनिया भर की जो टीमें यहाँ आ रही हैं तो वो फिर यहाँ से गलत मैसेज लेके जाएंगी। इसलिए कि देखें श्रीलंका में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, खुद इंडिया में देख लें, 3-3 4-4 दिन में टेस्ट मैचेस जो हैं वो मतलब उनका फैसला हो जाता है। अच्छा, फिर ये कि ये 80 और 90 की दहाई नहीं है, 80, 80 या 90s में हम नहीं रह रहे हैं। अब हर चीज़ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, लोगों का मिजाज चेंज हो गया है, क्रिकेट चेंज हो गई है, ज़माना चेंज हो गया है, तो लोग जो है उसी तरह से मतलब ये कि रिज़ल्ट चाहते हैं। मतलब अगर हम शुरू की बात करें 20-30 साल पहले की, तो उस वक्त देखें T20 नहीं थी, ठीक है ना, अब तो T10 भी आ गई है। तो लोगों का ज़ाहिर है ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, ज़माना इतना तेज़ी के साथ आगे जा रहा है कि लोगों के पास वक्त कम है, मशीनी दौर हो गया है, तो लोग चाहते हैं कि कम वक्त में मतलब ये कि रिज़ल्ट आए और वो उसको इंजॉय करें। अब आपने ये देखा कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो अभी आखिरी T20 हुआ था उसमें पूरा मतलब ये कि स्टेडियम भरा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि क्रिकेट जो है पाकिस्तानी नौजवानों का
पैशन Passion। है, वो उसको देखना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो शायकीन इतनी तकलीफ और परेशानी के बाद अगर ग्राउंड में आए और उनको मतलब एंजॉय ना कर सकें तो ये इंजॉय ना गलत कर होगा। सकते तो उनके साथ जाती होगी। रियाज साहब, थोड़ी सी बात अब कर लें हम दौरे वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। अब हमें दौरे वेस्ट इंडीज़ से जाना है, तो समझते हैं कि इस सीरीज़ में जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई, इनमें से 2-4 लड़के अगर हम इस पर ट्राई कर लेते नए, तो कोशिश होती कि अभी वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे हम उन्हें लेकर जाते। तो समझते हैं यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की है। देखें शहजादा, यहाँ पे हम अब से नहीं गलती कर रहे, बहुत अरसे से गलती कर रहे हैं। हमारा जो मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम उस दायरे से बाहर नहीं आ रहे हैं, हम मतलब चांस नहीं लेते, हमारा डैशिंग एटीट्यूड नहीं है, हम फ्रंट फुट पे जाके खेलने के आदी नहीं है, और हम लोग जो है अपने फैसले जो है बोल्ड फैसले लेने के आदी नहीं है। भाई देखिए, ज़माना तब्दील हो गया है। अगर कोई खिलाड़ी या जो तजुर्बेकार खिलाड़ी है, अगर वो नहीं चल रहा, उसको इतना चांस मिल चुका है, तो आप किसी नए खिलाड़ी को मौका दें। और अगर आप नए खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं तो ये नहीं कि अगर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज हो, अगर एक पहले टेस्ट में उसने परफॉर्मेंस सही नहीं दी तो आप उसको निकाल दें, ये तरीक़ाकार सही नहीं है। अगर आप नए प्लेयर को लें और जब आप उसे चांस दे रहे हैं तो फिर आप उसको तीनों टेस्ट खिलाएं, ताकि उसका भी एक इम्तिहान हो जाए और एक जस्टिफिकेशन हो जाए कि भाई इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी तो आपने इसको पूरी सीरीज़ में मौका दिया है। आप ये देखें, यही जो तरीक़ाकार है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम भी करती है, वेस्ट इंडीज़ भी करती है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, सब जो बड़ी टीमें वो यही करती हैं। उनके जो पुराने जो प्लेयर्स हैं, तजुर्बेकार प्लेयर्स हैं, उनको तो वो अगर परफॉर्मेंस आगे पीछे होती है तो चेंज कर देते हैं, लेकिन नए खिलाड़ी को जब डेब्यू कराते हैं या चांस देते हैं तो उसको पूरी लेकिन यहाँ पर तो हम तो रियाज साहब देखते हैं, जो परफॉर्म कर रहा होता है उसे भी पसंद नापसंद की भेंट चढ़ा दिया जाता है। जिस तरह आप बात कर लें शान मसूद के हवाले से, तो उनके साथ भी तो जाती हुई ना। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो अभी पाकिस्तान आई थी उसमें शान मसूद के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। फिर ये कि जाहिद महमूद एक ऐसा लड़का था जिसको आपको टेस्ट में चांस देना चाहिए था। इसी तरह और भी मतलब प्लेयर्स हैं जिनके साथ ज़्यादती, जैसे शाहनवाज धानी हैं, उन्होंने पिछले पीएसएल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, और हम ये समझ रहे थे कि उस पीएसएल के बाद, यानी पिछले साल वाली पीएसएल के बाद उन्हें फ़ौरन मौका मिलेगा। तो ऑन एंड ऑफ टीम में तो रहे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। अभी फिर उनके साथ ऐसे ही किया गया, इस दफ़े भी ऐसे ही किया गया। तो अब हम ये समझते हैं कि जो अगर कोई एक प्लेयर हमारा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो बस हम उसको जो है मतलब खिलाते रहते हैं। ये तरीक़ाकार गलत है। हसन अली के हवाले से बड़ी उनके फिटनेस के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि फिट भी नहीं थे, उन्हें फौरी तौर पर जो है खिला भी दिया गया। तो समझते हैं कि अब मुकम्मल इस चीज़ से निजात भी हासिल कर लेनी चाहिए, जो खिलाड़ी मुकम्मल फिट है उसे चांस दिया जाए। देखिए, मसला ये हमारे मतलब टीमों में कि जो ये तजुर्बेकार खिलाड़ी जो 4-5 है ना, जब ये एक साथ काफ़ी खेलते रहते हैं तो इनका एक ग्रुप बन जाता है, फिर वो एक दूसरे को सपोर्ट और एकोमोडेट करते हैं। तो हसन अली के साथ भी है। अब आप ये देखें कि पिछले दिनों बाबर आजम ने एक बयान दिया था जिसमें ये उन्होंने कहा था कि मैं हसन अली को टीम से बाहर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मतलब देखें, जब आप इस तरह की बात करते हैं, परफॉर्मेंस करें ना करें, वो टीम में रहेगा। टीम में तो देखें, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो ये उन प्लेयर्स के लिए मतलब ये वो प्लेयर्स हर्ट होते हैं जो मतलब ये कि जिनको टीम में लेना चाहिए, जो डिज़र्व करते हैं, और वो मतलब टीम में नहीं आ सकते। लेकिन आप एक प्लेयर के लिए कहते हैं कि जी इसको हम निकालने का तस्वीर भी नहीं कर सकते। आप ये कहें कि अगर ये फिट होंगे और टीम को इनकी ज़रूरत होगी तो हम इनको ले गए। देखें, जब आप इतने बड़े मनसब पे होते हैं ना, और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं या आप मीडिया से बात कर रहे होते हैं, तो अल्फाजों का चुनाव बड़ी अहमियत होता है। इसलिए कि जितनी बड़ी शख्सियत होती है उसके अल्फाज जो है पब्लिक में उसी तरह असर करते हैं। बिल्कुल। तो आपको मतलब अल्फाजों का चुनाव आना चाहिए। एक बड़ा प्लेयर बन जाना या कप्तान बन जाना ये अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बात करने का तरीका भी आना चाहिए। इसलिए कि हमने देखा कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस तो आउटस्टैंडिंग रही, लेकिन उन्होंने अपने 1-2 जुमलों से अपने आप को खुद टारगेट बना लिया। जैसे आप इमामुल हक की मिसाल दें कि जब पिंडी का जो टेस्ट हुआ था और उसके बाद जो उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जवाब दिया, तो वो मतलब मुनासिब नहीं था वो।
या तो उन्हें सिखा के ऐसा भेजा गया था, लेकिन उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ, उन्होंने परफॉर्म किया। फिर इमामुल हक ने जब दूसरी दफे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उसको कवर किया और फिर उन्होंने अच्छी बात की, जुमलों का चुनाव भी अच्छा किया, जवाब भी अच्छा दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप एक बड़े प्लेयर बन गए तो उतने ही ज़्यादा आपको मीडिया का सामना करना पड़ेगा। तो फिर आपको ये मार्जिन और प्रोविजन लेके चलना चाहिए कि अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आप क्या जवाब देंगे और आपके जुमलों का चुनाव क्या होगा। बिल्कुल, जुमलों का चुनाव बड़ी अहमियत का हामिल होता है और ख़ासकर क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जुमलों का चुनाव अगर अच्छा होगा और अच्छी बात कहेंगे तो वही मीडिया में हाईलाइट होती है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कौमी टीम की पसंद और नापसंद खिलाड़ियों के हवाले से, और अब हमें जो है स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है नेशनल प्लेयर तीरंदाजी के कुर्रतुल ऐन साहिबा ने, और उसके साथ साथ जो है हसन अब्दुल्ला जो क्वालिफाइड कोच हैं तीरंदाजी के, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को शुक्रिया। कुर्रतुल ऐन साहिबा, क्या कहेंगी तीरंदाजी के खेल जो है अब बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है, आप बहैसियत प्लेयर बड़ा अच्छा खेलती हैं, तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो उसको किस तरह देख रही हैं आप? जो दूसरे प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से अब जो है वो काफ़ी लोग इन हो चुके हैं इस स्पोर्ट्स में, तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। और अब उनके लिए काफ़ी आसानियाँ जो हैं वो आर्चरी के अंदर प्रोवाइडेड हैं। जब हमने स्टार्ट किए थे तो इतनी आसानियाँ नहीं थी, अब उनको क्लब्स प्रोवाइड किए गए हैं, अब उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत अच्छे लेवल पे, उनको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो मैं उनको वेलकम करती हूँ इस स्पोर्ट की तरफ। क्या आसान है, आप क्वालिफाइड कोच भी हो, तो किस तरह देखते हो अब खिलाड़ियों को, जो है कितनी तेज़ी में अब खिलाड़ी जो है तीरंदाजी के निकल कर आ रहे हैं? सर बहुत तेज़ी से कराची के अंदर जो है वो प्लेयर निकल कर आ रहे हैं, और अब तो माशाल्लाह से स्पेशली कराची की प्लेयर्स ने ओलंपिक लेवल का स्कोर जो है वो अचीव करना शुरू कर दिया है। और हमारे पास काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं इस टाइम जो है वो अब इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए तैयार हो चुके हैं, और कराची में ऑलमोस्ट जो है इस टाइम 200 के करीब जो प्लेयर्स हैं वो इस टाइम आर्चरी खेल रहे हैं, और 35 के करीब जो वो आर्चरी क्लब्स के अंदर प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके हर महीने बाकायदा कंपटीशन भी हो रहे हैं। अभी जैसे कि आपको पता होगा कि हमने एक इंडोर स्टेज 1 इवेंट करवाया है, और इसके बाद हम इंडोर स्टेज 2 भी करवाने जा रहे हैं ईद के बाद, क्योंकि हमारा साल में जो ये सीरीज़ पूरा कराने का इरादा है 1, 2, 3, तो हमारी इंडोर स्टेज 1 जो है वो पूरी हो चुकी है, और 200 प्लेयर ने जो इसके अंदर हिस्सा लिया था आर्चरी में। अच्छा कुर्रतुल ऐन साहिबा, ये बताएं कि अभी पिछले दिनों जो है हमने देखा कि कराची के अंदर जो है राशिद लतीफ़ एकेडमी में जो है स्कूलों के मुकाबले मुनक्किद हुए तीरंदाजी के, उसमें तकरीबन 300 से 500 तलबात जो है वहाँ शिरकत कर रहे थे इस तीरंदाजी के मुकाबले में, तो कैसा देखा वहाँ पर उनके अंदर जज्बा आपने? बिल्कुल, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। तो हम वहाँ गए भी थे, और आर्चरी की तरफ जो बच्चों का रुझान था, लाइक दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, और मतलब हमें लगा था कि हमें उनको जाके बताना पड़ेगा कि आर्चरी होती क्या है, कैसे करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी नो अबाउट इट, मतलब उनको ज़्यादातर पता था कि स्पोर्ट्स है क्या, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें नज़र आई, और मुझे लगा कि अच्छा फ्यूचर है। मतलब एक साइड है वो कराची की कुरंगी की तरफ, एंड हमें लगा कि वहाँ पर बहुत कैसा होगा हमारा भी एक्सपीरियंस, और मतलब स्पोर्ट्स के इतने अच्छे जो है वो इवेंट्स आजकल हो रहे हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रियाज साहब, आर्ची के टूर्नामेंट्स अब जो है मुनक्किद हो रहे हैं शहर भर के अंदर, मुल्क भर के अंदर, तो समझते हैं कि ये एक अच्छा साइन है? अब आर्चरी की बात कर रहे हैं आप, देखें ये तो ओलंपिक में भी शामिल है आर्चरी जो है, और मैं पिछले दिनों देख रहा था कोई एक टूर्नामेंट हो रहा था टेलीविज़न पे, पता नहीं शायद ये कुर्रतुल ऐनी शायद खेल रही थी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें हमारे प्लेयर्स जो हैं जितने भी खेल हैं उसमें वो इस तरफ आने का रुझान रखते हैं। अच्छा, आर्चरी जो है एक बिल्कुल नए किस्म का खेल है, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन दुनिया भर में तो ख़ासतौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ा मकबूल है, और हम देखते हैं टेलीविज़न पे जब ओलंपिक होते हैं तो उसके मुकाबले जो हैं बड़े टेक्निकल होते हैं, हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन जो प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे किस तरह से पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव, ये एक बड़ी अच्छी मतलब चीज़ है कि ये रुझान जो है पाकिस्तान में भी पैदा हो रहा है, ख़ासतौर से कराची में मतलब ये जो है मकबूल हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। नए
नए नए खेल आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, उसमें प्लेयर जो है ज़ाहिर है अपना मतलब एक फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो ये वैरायटी है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। आसान है। फिर कुछ अरसे पहले आपने एक टूर्नामेंट कराया कायद आज़म एकेडमी के थ्रू, वहाँ पर तकरीबन जो है 200 से ज़ायद तीरंदाजों ने शिरकत की, तो समझते हैं कि वहाँ पर भी आपको रिस्पांस अच्छा मिला? बिल्कुल, हमें वहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिला। 200 प्लेयर ने ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया जूनियर सीनियर कैटेगरी के अंदर, और अब जो है लोग अभी से पूछ रहे हैं कि आप जो है अपनी जो 2 सीरीज़ जो है वो आप कब करवाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद जो हम उसको अनाउंस भी कर देंगे, और उसी की वजह से वहाँ पर आपने देखा होगा कि शाहिद हाशमी साहब वहाँ मौजूद थे स्पोर्ट फॉर ऑल एसोसिएशन के, और उन्होंने हमें कोरंगी के अंदर एक आर्चरी का कैंप करने के लिए कहा, और हमने 2 दिन बाद जो है वो एक आर्चरी का कैंप किया। 350 गर्ल्स थी वहाँ पर, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 30 स्कूल्स थे, और वहाँ पे जो हमने एक आर्चरी का जो गर्ल्स का जो हमने कैंप करवाया, लोगों ने बड़ा उसको एक सराहा, और बड़ा मज़ा आया बच्चियों को वहाँ पे, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ थी आर्चरी, और हमें भी बड़ा मज़ा आया क्योंकि कोरंगी के अंदर स्कूल्स में काफ़ी टैलेंट मौजूद है। तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर भी आर्चरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप कोरंगी में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अलावा दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी आप लोग का इरादा है? बिल्कुल, दीगर इलाकों में तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम नाज़माबाद में, डिफेंस के अंदर, गुलशन के अंदर, और डिफरेंट एरियाज जो है वहाँ पर हमारी आर्चरी की अकेडमीज़ हैं जो चल रही हैं, और हम बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और जो हमारा जो अब जो एरिया था वो मलीर, कोरंगी, लियारी, इन एरियाज़ के अंदर अब हमारा इरादा है काम करने का, क्योंकि यहाँ से भी हम आर्चरी के टैलेंट्स को जो है ऊपर लेकर आएंगे। अच्छा शहजादा, एक बात मैं इस सिलसिले में करूँगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कोरंगी, मलीर और तमाम इलाकों में ये जाना चाह रहे हैं। देखें, इस खेल की एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडोर मतलब खेल है, और ये कम जगह पर मतलब ये आप इसको खेल सकते हैं, ये इस एक्टिविटी को। लेकिन बेसिकली ये होता है इंडोर जगहों पे ही हाँ, है, लेकिन बहुत सी जगहों पे खुली फिजा पे भी ये खेलने, जैसे हाँ, नेशनल लेकिन कोचिंग सेंटर पे इन्होंने लगाया हुआ कि हम तो वो खुली फिजा पे मेरा कहने का मकसद ये कि कम जगह इसमें दरकार होती है। ऐसा कोई ग्राउंड जैसे हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट का इस तरह का नहीं होता, छोटी सी जगह पे ही हो जाता है। तो मैं ये चाह रहा था, अभी जो मैंने इंटरप्ट किया, कहने का मकसद ये था कि आप यकीनन एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और काबिल तहसीन है आपका काम कि आप अपने मतलब कि जो नए हैं ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को लेके आ रहे हैं। उनका ज़ाहिर है जितना बच्चे जो हैं, चाहे खेल कोई भी हो, अगर वो पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आते हैं तो आपके माशरे से नेगेटिव एक्टिविटीज़ का खात्मा होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर यही चीज़ आप स्कूल और कॉलेजेस में लेके जाएँ तो वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा मतलब एक अच्छी चीज़ होगी। आसान है, जिस तरह आप लोग रियाज साहब कह रहे हैं कि स्कूलों की सतह पर भी आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम स्कूलों की सतह पर अपनी मदद आपके तहत हम काम कर रहे थे, और अभी रिसेंटली हमें स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन ने ज्वाइन किया है, और उसके थ्रू हमने ही स्कूल्स की 30 स्कूलों को हमने आर्चरी की वर्कशॉप करवाई है, जिसमें ऑलमोस्ट 350 बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम उस लेवल पर हमने काम बाकायदे तौर पे करना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनको काम करेंगे, और उनको तमाम जितनी भी सहूलियात है वो हम फराहम करेंगे। अच्छा कुर्रतुल ऐन साहिबा, आप नेशनल प्लेयर भी हैं, तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है इस गेम्स के लिए? जद्दोजहद अभी, या मतलब शुरू से आप किस तरह आई इस फील्ड में, और किस तरह दुश्वारियां पेश हुई आपको, और फिर आप एक नेशनल प्लेयर बनी? दुश्वारियाँ, ये सेट स्ट्रगल तो हर चीज़ में होती ही है, मतलब स्पोर्ट्स में तो ट्रेनिंग वगैरह तो हर चीज़ होती है, लेकिन प्लस दैट स्ट्रगल हमें ये हुई कि जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, तो अभी भी आर्चरी मतलब प्रोग्रेस हो रही है। तो उस टाइम तो फिर अंडर आप कहने की प्रोसेस ही थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यह है कि इक्विपमेंट की, क्योंकि वो यहाँ नहीं मिलता, वी हैव टू इम्पोर्ट इट, बाहर से हमें मंगवाना पड़ता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही आई, क्योंकि एट दैट पीरियड ऑफ टाइम इतना मतलब आप ख़र्चा करो, बाहर से मंगवाओ, तो उसमें बंदा सोचता है कि भाई वर्थ इट है भी या नहीं। तो हमने इस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू किया। तो अब जो है माशाल्लाह से मुझे उस लेवल पे आने के लिए बहुत टाइम लगा, मतलब 3-4 साल अगर मुझे लगे, तो आज अगर एक बच्चा ज्वाइन करता है आर्चरी, तो उसको मैक्सिमम 3 से 6 महीने के अंदर दे कैन गेट देयर ओन बो, अगर वो विल करते हैं उसको, अगर वो चाहते हैं कि उनके पास अपनी बो हो, तो वो आराम से उसको ऑर्डर कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। बिल्कुल आराम से। रियाज साहब कुछ कह रहे हैं आप? जब मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इसमें जो इक्विपमेंट और एसेसरीज इस्तेमाल होती हैं, जैसे हॉकी को तो हम स्टिक कहते हैं ना, और क्रिकेट खेलते हैं उसमें सारी वो हैं, तो इसमें जो आप इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं और जो आप हेलमेट वगैरह पहनते हैं, क्या कहलाता है, क्या तरीका? हाँ, उसको कहते हैं बो, रिकर्व बो कहते हैं, जिससे हाथ में जो चीज़ होती है जी, वो जो बो होती है, जिसको हम उर्दू में तीर कमान जो है, वो कमान इज अ बो एंड एरो इज लाइक एरोज। तो वो डिफरेंट जो
नहीं सर पे ऐसा कुछ हेलमेट नहीं होता, हसन safety rules साहब होते हैं। सामान की हवाले से बात कर रही हैं तो सामान के लिए बड़े मसाइल होते हैं तीर अंदाजी में, तो अब समझते हैं अब आसानी हो गई है पहले से मुकाबले में? अब देखिए पहले हमें जो सामान की प्रॉब्लम होती थी वो होती थी कि हमें नॉलेज नहीं थी। तो जब मैंने इंटरनेशनली कोर्स किए वर्ल्ड आर्चरी की तरफ से तो मुझे चीज़ों के बारे में पता चला, इंटरनेशनली बहुत सारे दोस्त हमारे बने, तो उनके थ्रू हमने सामान को जो है वो आर्चरी इक्विपमेंट को परचेज करना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान में आर्चरी इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज तो आ गई है, लेकिन आसानियाँ पैदा नहीं हुई, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स के अंदर, स्पेशली हमारे चैनल के थ्रू जो है सिंध गवर्नमेंट से कोई इल्तिजा करते दिखाई दे आप भी टैक्स के हवाले से, अपने सामान के हवाले से, क्योंकि खेलों की प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इल्तिजा तो मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि अगर आर्चरी के ऊपर से इसका जो है टैक्स हटा दिया जाए, जो कि हमारा एक सुन्नत नबी खेल भी है आर्चरी, और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। और पाकिस्तान की अब इंटरनेशनली टीमें भी जा रही हैं, अभी जो है एशियन चैम्पियनशिप में भी टीम जाने लगी है और पैरा में भी दोबारा से टीम जा रही है। तो अगर ये आर्चरी इक्विपमेंट पे से टैक्स हटा दिया जाए तो और ज़्यादा प्लेयर्स के अंदर निकल कर आएंगे और फिर अपकमिंग ओलंपिक के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। रियाज साहब है थोड़ी सी अब आर्चरी से हट के क्रिकेट पे आ जाते हैं वापस से। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पसंद और नापसंद खिलाड़ियों की, तो सिलेक्शन में भी अब देखते हैं कि नापसंद और पसंद का सिलसिला चल निकला है। देखें वैसे तो देखें दुनिया भर में मतलब टीमों में होता है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में तो जितने भी खेल हैं, तमाम जो खेल के शोबे हैं उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो टीमें मुंतखब होती हैं ना, उसमें 60% तो मेरिट को दखल होता है, 60-70%, लेकिन 30% जो है यहाँ पे आप सौदेबाजी होती है और वो प्लेयर्स नहीं होते जिनको मेरिट पे होना चाहिए, और मेरिट पे जो प्लेयर होते हैं उनके साथ ज़्यादती होती है। और ये अभी जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ हुई है उसमें भी आपने देखा कि शान मसूद के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, फिर उसके साथ जाहिद महमूद को जब आपने जगह जहाँ देना चाहिए था चांस नहीं खिलाया। इसी तरह शाहनवाज धानी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक दो प्लेयर्स को चांस भी दिया, ये नहीं है कि नहीं दिया, चांस भी दी, लेकिन इतनी बड़ी सीरीज़ थी, टेस्ट मैचेस थे, वनडे सीरीज़ थी और फिर एक T20 था। खैर लेकिन ये कि एक आप शुरू से देखें, हमेशा से हमारी हॉकी टीमों में भी यही होता है, फुटबॉल में भी यही होता है, क्रिकेट में भी होता है। अच्छा बहुत से जो दूसरे खेल हैं उसमें तो इतना ज़्यादा क्योंकि एक्सपोजर नहीं है तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये ऐसे खेल हैं क्रिकेट और हॉकी, क्योंकि ये इंडिविजुअल खेल तो है नहीं, जैसे टेबल टेनिस है या स्क्वाश है, उसमें तो इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस होती है, जो मतलब ये कि तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, उसमें तो आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। लेकिन जो ये 11 प्लेयर्स की जो टीमें होती हैं, इसमें जो है मतलब जितने भी ओहदेदार होते हैं या जो ग्रुप बंदी होती है, उसमें हमेशा से आप देखें कि ऐसा होता रहा है। तो ये चीज़ एक बहुत गलत चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ज़माना जो है मतलब बहुत आगे जा रहा है, और आज तो साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, इंटरनेट का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है। तो आज के इस दौर में ये चीज़ें जो हैं वो छुपती नहीं है, वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, आप जो है एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बाज़ औक़ात हमारे जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं जब वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, तो जो जिन खिलाड़ियों को ज़बरदस्ती एकोमोडेट किया जाता है तो उनकी जो ख़राब परफॉर्मेंस है वो छुप जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक माइंडसेट है और इसको होना नज़र आया इमामुल हक के हवाले से। हाँ, इमामुल हक के हवाले से और भी मतलब दूसरे प्लेयर्स हैं। देखिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, अगर कोई किसी का बेटा है या भाई है खेल रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर उसने परफॉर्मेंस दी है तो उसको टीम के अंदर होना चाहिए, लेकिन राइट टाइम पे होना चाहिए। अब आप देखें कि आज़म जो मोइन खान के साहबजादे थे, आज़म खान, हालांकि उसको वर्ल्ड कप की टीम में वो आया, उस पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। भाई जब वो टीम में आ गया था वो तो परफॉर्मेंस पे आया था ना, अगर वो खेल लेता वर्ल्ड कप तो पता चल जाता। इसलिए कि आपकी टीम तो वैसे भी देखें सेमीफाइनल में हार गई, मतलब शाहीन शाह अफरीदी जो देखिए आपने उनको चांस ही नहीं दिया ना। सरफराज को अगर चांस देते तो समझ में आता, उन्होंने फिर सरफराज को भी बाहर बैठाए रखा और उसके बाद जो है आज़म को भी उस टीम से ड्रॉप कर दिया था, तो वहाँ पर तो आज़म के साथ जाती हुई, बिल्कुल जाती हुई। मतलब ये देखें ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं है, ये तो बड़े अरसे से चल रहा है। एक ज़माने में हम उस वक्त छोटे थे बहुत, तो हमें अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टेस्ट हो रहा था यहाँ पे, जिसमें हनीफ मोहम्मद थे, मुश्ताक मोहम्मद थे और सादिक मोहम्मद थे। तो उस वक्त की जो PCB की सिलेक्शन कमेटी या कप्तान थे, पता नहीं कौन कप्तान था, कारदार साहब से या कौन थे, तो ज़बरदस्ती जो थे हनीफ मोहम्मद को
हनीफ मोहम्मद को जनाब रिटायरमेंट का ऐलान करवा दिया, और उनको जो एक रिकॉर्ड बन जाता कि 3 भाई जो हैं वो, जैसे दुनिया में होता है कि 3 भाई एक साथ खेल रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं बनने दिया। हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, और फिर उस टेस्ट में मेरे ख्याल से सादिक मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद खेले थे और उनको जो है रिटायरमेंट दिलवा दिया था। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई बाप है और बेटा है वो खेल रहे हैं या किसी का भाई खेल रहा है तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि राइट परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, उस पर है। क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। जैसे इमामुल हक पे हुआ तो ये बुरी बात नहीं, लेकिन अगर खिलाड़ी गलत परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो गलत है, लेकिन इमामुल हक ने अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया। बिल्कुल बिल्कुल आसान है। इस वक्त कितनी एकेडमीज जो है पाकिस्तान भर में काम कर रही है तीरंदाजी की? देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 50 के करीब है, जिसमें से 35 जो है वो कराची के अंदर है। अच्छा, इसमें कितनी एकेडमीज काम करती हुई दिखाई दे रही है? आप 35 के नाम तो गिना रहे हैं, लेकिन 35 में कितनी एकेडमी है जो इस खेल को लेकर आगे की तरफ चलने की कोशिश कर रही है? काम जो है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, एक होता है बिगिनिंग लेवल के ऊपर। ग्रास रूट लेवल के ऊपर तो तमाम अकेडमीज़ काम कर रही हैं, और नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कराची में ऑलमोस्ट कोई 4 के करीब अकेडमीज़ हैं जो ट्रेनिंग करवा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए 70 मीटर का स्पेस चाहिए होता है, वो तमाम अकेडमीज़ के पास नहीं है। तो उसके लिए भी हमने जो है गवर्नमेंट से काफ़ी दफ़ा अपील की है कि वो एक बाकायदा आर्चरी का जो है वो ग्राउंड बना के दें। 4 एकेडमी जो आप कह रहे हैं काम कर रही है, उसमें 4 एकेडमीज में कितने प्लेयर्स हैं उसमें शिरकत करते हैं, उस एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं? 20 प्लस जो है उसके अंदर प्लेयर्स हैं हर अकेडमीज़ के अंदर। तो समझते हैं कि उस 4 एकेडमी से कुछ बच्चे नेशनल लेवल के निकल कर आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप सिर्फ मैं एक एकेडमी की आपको मिसाल दूं, PSB जो नेशनल कोचिंग सेंटर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंडर में जो चल रही है एकेडमी, वहाँ पर जो है हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 25 नेशनल प्लेयर्स हैं, और उनको अभी तक नेशनल का मौका नहीं, इंटरनेशनल का मौका नहीं मिला, लेकिन 25 प्लस नेशनल प्लेयर्स हैं, और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है वो खेल भी रहे हैं उनके साथ, और इंटरनेशनल लेवल का स्कोर अचीव कर रहे हैं। अच्छा, समझते हैं कि अब तीर अंदाजी के जो मुकाबले इंटरनेशनल सतह पर जो है मुनक्किद होते हैं, तो उसमें हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपके सामने इंडोर के अंदर मिसाल है, और 550 प्लस जो है इंडोर के अंदर हमारे बच्चों ने स्कोर किया है, और आउटडोर के अंदर भी जो अभी जो सिंध रैंकिंग हुई थी उसके अंदर जो है टॉप 6 प्लेयर थे, उन्होंने भी हाई स्कोर अचीव किया है। तो स्कोर तो वो दे रहे हैं, अब उनको चाहिए मौका आगे बढ़ने का, और जैसे ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो मेडल ला के देंगे पाकिस्तान को। अच्छा साहिबा, कितना ट्रेनिंग इसमें जो है दरकार होती है, कितने वक्त देना पड़ता है इसमें? डिपेंड करता है, ये तो मतलब इवेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। मोस्टली रेगुलरली इसकी ट्रेनिंग होती है। एक तो फर्स्ट चीज़ कि आप कितना टाइम एक नेशनल प्लेयर को कितना टाइम देना पड़ता है इसके लिए? मतलब जितना टाइम वो कहते हैं ना, जितना आप टाइम दोगे उतना अच्छा होगा। लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो मोस्टली हम सुबह ट्रेनिंग करते हैं, लाइक 4 आवर्स डेली आई गेस। अच्छा, इसमें डाइट्स का भी ख्याल रखते हैं? ऑफ कोर्स डाइट्स का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइजेस का ख्याल रखते हैं, हम लोग वार्म अप वगैरह का ख्याल रखते हैं, सारी चीज़ों का डाइट तो नॉर्मल स्पोर्ट्स जैसे बाकी होते हैं उसी तरीके से हम अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हैं, और उसी तरीके से एक्सरसाइजेस वगैरह भी होती हैं। अच्छा रियाज साहब, जिस तरह कह रही हैं कुर्रतुल साहिबा के डाइट्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अब प्लेयर जो कराची के प्लेयर्स हैं वो डाइट्स पे तवज्जो नहीं देते हैं। ये हमने भी देखा है कि फौरी तौर पर जो है वो उन पे मोटापा छा जाता है। तो समझते हैं कि जो प्लेयर बनना जिनको दरकार होता है उन्हें तो मेहनत करनी होती है। खैर ये तो पूरी दुनिया में है ऐसा, और हमने पूरी दुनिया में देखा है कि जब खिलाड़ी जो है इवेंट से मतलब फारिग होते हैं तो फिर वो खूब खाते पीते हैं। और हमें अच्छी तरह याद है कि एक ज़माने में जब हम फुल फ्लेज मतलब खेल रहे होते थे मैदानों में, तो लाहौर में हमारा कैंप लगा करता था, तो हम पाए का नाश्ता करते थे और साथ में लस्सी पिया करते थे। तो ये वक्त और वक्त की बात होती, लेकिन खैर ये तो लाइटर मूड में मैं एक बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि प्लेयर्स को अगर उन्हें मतलब इंटरनेशनल सतह पर अपने आप को मनवाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तो अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना होगा। आपको फिज़िकल फिटनेस का ख्याल रखना होगा, अपनी मतलब एक्सपर्टीज़ का ख्याल रखना होगा, और साथ साथ मतलब ये कि आप जितनी ज़्यादा मतलब ये कि अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा मतलब आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस होगी, उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से
आप मैच के दौरान या खेल के दौरान या इवेंट के दौरान अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि इसमें डाइट का जो है बड़ा बिल्कुल डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप क्योंकि अगर फिट होंगे तो वो अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करेंगे। इस वक्त टाइम बहुत कम है, रियाज साहब प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुर्रतुल ऐन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन अब्दुल्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।